सभी नागरिकों का अधिकार एक समान है। आदिवासी दलित महिलाओं के लिए, शोषित ग्रामीण बेसहारों के लिए झालसा का योगदान है। आओ करें इंसाफ और अपने हक की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की बात। जोहार, नमस्कार। कानून की बात में जब भी हम आपके सामने होते हैं तो हमारी कोशिश यह होती है यह बताने की कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न तरह की व्यवस्था हर व्यक्ति को हर मामले में न्याय पाने के लिए की है। इसके लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार है, राज्य में राज्य विधिक सेवा प्राधिकार है, जिला स्तर पर भी विधिक सेवा प्राधिकार बनाए गए हैं। जहाँ सब डिवीज़न है वहाँ भी है विधिक सेवा प्राधिकार। इसके अलावा PLVs पंचायतों में, मुख्य अस्पतालों में हर जगह मौजूद हैं, जहाँ कि आप उनसे मदद ले करके आप अपने मामले में न्याय के लिए, आप अनपढ़ हो, असमर्थ हो, कम पैसा हो, न्याय के लिए अदालतों में का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। और जो इस तरह के लोग हैं, SC हैं, ST हैं, 3 लाख से कम आमदनी वाले लोग हैं, ट्रांसजेंडर हैं और कुल महिलाएं बगैर फीस के, बगैर कोर्ट ड्यूटी के खर्च के अपनी लड़ाई लड़ सकती हैं और न्याय के लिए आगे बढ़ सकती हैं। यह बात आप तक पहुंचाने का मतलब है कि आप अगर सुन रहे हैं, देख रहे हैं तो आप दूसरे तक पहुंचाएं। आज हम बात करेंगे उपभोक्ता संरक्षण के बारे में कि उपभोक्ता संरक्षण में मध्यस्थता की क्यों ज़रूरत है, मध्यस्थता से चीज़ों को कैसे सुलझाया जा सकता है, जैसे दूसरे मामले सुलझाए जाते थे। तो पहले तो यह समझिए कि लगभग हर व्यक्ति, अपवादी कोई होगा जो उपभोक्ता नहीं होगा, कंज्यूमर नहीं होगा, कुछ न कुछ तो खरीदते हैं आप, कुछ न कुछ सेवा लेते हैं, सर्विस। तो वैसे मामलों में अगर कोई त्रुटि होती है और जो सर्विस देने वाला है, जो माल बेचने वाला है, वो आपकी नहीं सुनता है, तो किस तरह से आप अदालतों में, कंज्यूमर फोरम में जा सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं, अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं। असमर्थ हैं, असहाय हैं, तो कोर्ट की मदद से, प्राधिकार की मदद से कैसे आप लड़ाई लड़ सकते हैं और कैसे मध्यस्थता करके उन मामलों में मामले को सुलझाने की कोशिश की जाती है। हमारे साथ हैं सेवानिवृत्त प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज स्वर्ण शंकर प्रसाद साहब, स्वागत है आपका। नमस्कार। एक तो ये बताएं, पहले हम लोग शुरू करें कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कौन लोग आते हैं, किस तरह के लोग आते हैं, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का मतलब क्या है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का मतलब है कि ऐसे कंज्यूमर्स के अधिकारों की रक्षा करना जिनको स्टैंडर्ड का सर्विस नहीं मिला है, जिनके साथ एज कंज्यूमर किसी प्रकार का ठगी किया गया हो या उनको जिस मापदंड का माल मिलना चाहिए, सुविधा मिलनी चाहिए, वो सब अगर नहीं मिलता है तो वो आ सकते हैं कंज्यूमर रिड्रेसल श्रेणी में। हाँ, कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन के समक्ष आ सकते हैं। इसमें मामला है, अगर 50 लाख तक का मामला है तो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन में, 50 लाख से ऊपर के मामले में वो स्टेट कंज्यूमर कमीशन में जा सकते हैं। नहीं, थोड़ा इसको स्पष्ट करें उदाहरण के साथ में कि किस तरह के मामले परचेजिंग में होंगे और किस तरह के मामले सर्विस में होंगे। सर्विस तो बहुत तरह की है, होटल में गए वहाँ भी सर्विस है, बस में चढ़े वो भी सर्विस है, ट्रेन में चढ़े वो भी सर्विस है, हवाई जहाज में चढ़े वो भी। जहाँ कहीं भी आप किसी सर्विस के लिए पे करते हैं, पैसा देते हैं, वहाँ पर आप कंज्यूमर हैं और आपका कंज्यूमर राइट वहाँ बनता है। आप अगर यदि आपके कंज्यूमर राइट को पूरा नहीं किया जाता है तो आप मामला को ला सकते हैं। लेकिन ऐसे मामले जहाँ स्टेट स्वयं किसी को सुविधा देती है बगैर कोई फ़ी के या सिर्फ रजिस्ट्रेशन फ़ी वगैरह लिया जाता है, वो सब मामले नहीं आते हैं। लेकिन जहाँ कहीं भी कोई फ़ी लिया जाता है सेवा के बदले, वहाँ पर
उससे अगर यदि वो व्यक्ति लगता है कि उसको उचित सुविधा नहीं दिया गया है, उचित माल नहीं दिया गया है, उचित सेवा नहीं दी गई है, तो वो जा सकते हैं। जैसे दुकान से हम सामान खरीदते हैं या ऑनलाइन सामान मंगाते हैं, जैसे पे एंड यूज़ शौचालय हैं, जैसे रेल सेवा है, बस सेवा है, सब में हम पैसा तो देते हैं जी। तो वो कोई लिखित ऐसा नहीं है वहाँ पर कि ये सुविधा वो देंगे। तो स्टैंडर्ड सुविधा किसको कहेंगे? बस में अगर बैठ रहे हैं तो बस में बैठने लायक सीट तो होनी चाहिए। सामान्य चीज़ है कि बस में बैठने लायक सीट हो और बस में सांस लेने लायक जगह हो, यानी कि इतना भर नहीं दिया जाए कि भेड़ बकरी की तरह ठूंस दिया जाए और हम बैठ करके सांस भी नहीं ले पाएँ। यह भी सेवा में त्रुटि हो सकती है, पता नहीं, आप ज़्यादा बेहतर बताएंगे। त्रुटि किसको मानेंगे और त्रुटि मानेंगे तो कैसे हम आपके यहाँ पहुँचें? कंज्यूमर कैसे आपके यहाँ पहुँचेगा? कंज्यूमर को आने का रास्ता बताते हैं। सबसे पहले है क्या कि जैसे आप बताए बस की सर्विस का, अब बस में अगर यदि 56 सीट है, किसी को अगर वो टिकट कटाता है, बैठने की सुविधा नहीं दी जाती है या उसका और तरह का बस में मिसबिहेव होता है या बस में मान लिया जाए खिड़की नहीं ठीक है, जाड़े का समय है, कांच टूटा हुआ है उसका, तो ये सारी सुविधाएं बस को प्रोवाइड करनी है और वो आएगा। हम सभी लोग जहाँ कहीं ऐसा लिखित नहीं है वहाँ हमारा कंज्यूमर फोरम चलता है नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल से। नेचुरल जस्टिस में बहुत सारे चीज़ आ जाते हैं जिसको परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन परिभाषित सामान्य ढंग से किया जा सकता है और वो सुनवाई के क्रम में किया जाता है। अब ये केस दाखिल करने की बात है, जुरिस्डिक्शन है उसका, एक तो जहाँ कहीं व्यक्ति रह रहा है उस जिला में वो फाइल कर सकता है केस, जहाँ कहीं घटना हुई हो उस जिला में भी कर सकता है केस, और उसके बाद पिकुनियरी जुरिस्डिक्शन है कि 50 लाख तक का अगर वो सेवा फ़ी जो दिया है वो 50 लाख तक का है तो वो डिस्ट्रिक्ट में आ जाएगा, अगर उससे अधिक का है तो वो स्टेट कमीशन में जाएगा। जैसे ही कोई मुकदमा हम लोगों के समक्ष आता है वो आता है, आइदर आप ऑनलाइन करा सकते हैं, जहां ऑनलाइन आप नहीं करा पाते हैं वहां डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन में अगर आ जाते हैं तो हमारे स्टाफ्स उनको ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराने में मदद करते हैं। उनका केस रजिस्टर्ड होता है, केस रजिस्टर्ड होने के बाद ही तुरंत तो उसका देखा जाता है कि क्या मीडिएशन का स्कोप है। अगर मीडिएशन का स्कोप होगा तो मैटर मीडिएशन के लिए भेजा जाएगा। मीडिएशन में जाने के पूर्व अपोजिट पार्टी जो है, विरोधी पक्ष जो है, उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सम्मन्स भेजा जाता है, नोटिस भेजा जाता है, वो आ जाते हैं तो मीडिएशन के लिए भेजा जाता है। यही कंज्यूमर फोरम एक्ट में प्रावधान है। स्टेट गवर्नमेंट एक मीडिएशन सेंटर की स्थापना करेगी, वो झारखंड के प्रत्येक ज़िले में हो चुका है, मीडिएटर्स यहाँ हैं। उसी तरह से स्टेट में भी गवर्नमेंट को ये सुविधा प्रदान करना है। स्टेट कमीशन में भी मीडिएशन सेंटर की स्थापना हो चुकी है, मीडिएटर्स की बहाली हो चुकी है, वो लोग सब हैं, किंतु मीडिएशन की संख्या कम है। मीडिएशन में हमारे यहाँ दोनों पक्ष को कहा जाता है कि मीडिएटर का फ़ी वो जमा करें। हम लोग दोनों पक्ष को 1,500 रुपया जमा करने को कहते हैं। हालांकि अब मीडिएशन का फ़ी हो गया, सक्सेसफुल मीडिएशन के लिए 5,000, अनसक्सेसफुल मीडिएशन के लिए 2,500। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट से प्रपोजल तो है कि उनका फ़ी हम लोगों के पास आए, हम लोग खुद पे कर सकें, किंतु अभी तक फंड आया नहीं है। जो ऑनलाइन सर्विस आप कह रहे हैं कि कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं, जो प्रज्ञा केंद्र हैं, कम्युनिटी सर्विस सेंटर लगभग सब जगह फैले हुए हैं, थोड़ा खोजने से आसानी से लगभग हर शहर में उपलब्ध है और लगभग सारे काम वहाँ से हो जाते हैं।
तो वहाँ से भी कर सकते क्या? हम लोगों का एक साइट है, कंज्यूमर रिड्रेशल कमीशन एक साइट है, आप उस साइट पर पहुंचिए, स्वयं से पहुंचिए, किसी कैफे के अपने माध्यम मोबाइल से से पहुंच पहुंचिए, सकते हैं, आप अपने कैफे से भी पहुंच सकते हैं या लैपटॉप आप के किसी भी माध्यम से आप हमारे उस साइट पे आइए, वो साइट खोलिए, वो साइट आपको डायरेक्शन देता जाएगा, आप उस अनुसार करते चले जाइएगा, केस रजिस्टर हो जाएगा। कोई टोल फ्री नंबर भी है क्या कि जिस पर कि लोग कॉल करके अगर नहीं समझ में आता है? नहीं, तो टोल फ्री नंबर तो नहीं है, उसी साइट पे आपको डायरेक्शन साइट है मिलता आपका? जाएगा। डिस्ट्रिक्ट हम लोगों का नेशनल कंज्यूमर रिड्रेशल कमीशन करके है, उसमें आप क्लिक कीजिएगा तो स्टेट का खुलेगा, डिस्ट्रिक्ट का जहाँ का खोलिए खुल जाएगा, उसमें वो दे देंगे जी। उस देने के बाद की प्रक्रिया क्या शुरू की? आपके पास आएगा तो आप कॉग्निजेंस लेंगे उसमें? जैसे ही वो हो जाएगा, रजिस्टर हो जाएगा, वो दाखिल हो जाएगा, उसका हार्ड कॉपी निकाल के हम कॉरम के समक्ष लाया जाएगा। कॉरम के समक्ष सुनवाई होगी एडमिशन के पॉइंट पर। अगर यदि वो पाया गया कि ये कंज्यूमर राइट्स का उल्लंघन किया गया है तो वो एडमिट होगा। अगर यदि पार्टी नहीं आते हैं और 21 दिनों तक सुनवाई नहीं हो पाती है तो 21 दिन में स्वतः वो एडमिट हो जाता है। एडमिट हो जाने के बाद जो कंप्लेनेंट हैं उनको कहा जाता है कि आप रिक्विजिट फाइल कीजिए। रिक्विजिट फाइल करने के बाद नोटिस जाता है। नोटिस सर्व हो गया तो उम्मीद करते हैं कि अपोजिट पार्टी आएंगे। नहीं आए, नोटिस स्वीकार करने के बाद भी नहीं आते हैं तो एक्स पार्टी प्रोसीडिंग शुरू होता है। उसमें पुलिस थानों की कितनी मदद आप लेते हैं या कंज्यूमर फोरम्स लेते हैं ताकि पार्टी समन एक्सिक्यूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसका ख्याल रखा जाए? या आपने जो फैसले दिए उस फैसले को यहाँ एक्स पार्टी नहीं, जब उसकी सहमति से हो रहा है तब भी वो उस पर एक्सिक्यूट कर रहा है, पेमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? इसको समझने के लिए पहले तो पार्टी को जो बुलाने का तरीका है, सम्मन और नोटिस भेजने का, वो हम लोग पोस्टल माध्यम से भेजते हैं या अगर ये उसका कोई ऑनलाइन पोर्टल है तो उस पे सम्मन करके उसको बुलाते हैं। फ़ोन नंबर है तो फ़ोन नंबर पर उसको फ़ोन नंबर पे हम लोग मैसेज नहीं करते हैं, हम लोग उसका ईमेल एड्रेस हो तो ईमेल एड्रेस पे भेजते हैं या उसका जो पोस्टल एड्रेस है उस पे भेजते हैं। हम लोगों का सम्मन या नोटिस पुलिस के माध्यम से नहीं जाता है। तो वो जो उसके पास पहुंचा उसने रिस्पॉन्ड किया कि नहीं किया और उसके हिसाब से एक्ट किया कि नहीं किया, तो कितना दिन इंतजार करेंगे उसके लिए? नोटिस भेजने के बाद हम लोग उसका ट्रैक रिपोर्ट प्राप्त करते हैं। ट्रैक रिपोर्ट से पता लग जाता है कि पहुंच गया। अमूमन हम लोग उसका 1 डेट या 2 डेट इंतज़ार कर लिए। अगर वो नहीं आया तो एक्स पार्टी प्रोसीडिंग स्टार्ट करता है। एक्स पार्टी प्रोसीडिंग में आपने फैसला दे दिया जी, डिक्री दे दी जी। डिक्री के बाद डिक्री नहीं, हम लोगों के यहाँ अवार्ड दिया जाता है। हाँ, अवार्ड दिया था आपने, दे दी। तो अवार्ड देने के बाद की प्रक्रिया? अवार्ड देने के बाद अगर तो आया ही नहीं, एग्जीक्यूशन केस फाइल होगा। एग्जीक्यूशन केस फाइल होने में अब हम लोगों के यहाँ केसेस जो आ रहे हैं, एक तो व्यक्ति विशेष के साथ हो सकता है, दूसरा होता है संस्थाएं। अब बहुत सी इंश्योरेंस कंपनियां, उनका बहुत सारा केस आता है। बिल्डर्स है, बैंक है, उन सब के विरुद्ध जो आ रहा है, या डॉक्टर है। तो अमूमन जो इस तरह के लोग हैं जिनकी सोसाइटी में काफ़ी पहचान है, वो लोग तो अपीयर कर जाते हैं। लेकिन अब ऑनलाइन परचेज हुआ, महाराष्ट्र से कहीं हो गया, बम्बे से हुआ, पुणे से हुआ, इसमें पार्टी नहीं आ रहे हैं। कुछ लोग आना चाहते हैं तो वो चाहते हैं कि अगर ऑनलाइन सुनवाई हो जाए तो वो आएंगे। ऑनलाइन सुविधाएं अभी नहीं प्रदान की जा सकी है, उसके लिए प्रोसेस है। वो अगर आज हो जाता है, ऑनलाइन सुनवाई शुरू हो जाएगा तो हो सकता है ये और भी बढ़े। नहीं, कोरोना काल में तो ऑनलाइन सुनवाई हो रही थी ना? यहाँ नहीं हो पा रहा था। कंज्यूमर फोरम में नहीं हो रहा था। तो मैंने वो एक तो है कि जो इस तरह की पार्टी अब बता रहे हैं, तो ये तो जो अस्थाई लोक अदालत है वहाँ भी जाते हैं, जो राष्ट्रीय लोक अदालत है वहाँ भी जाते हैं, वहाँ उनके मामले चलते हैं। तो ये तीनों फोरम पर ये सुनवाई होती है क्या? उनकी जो संस्थाएं हैं, नहीं, सेवा प्रदाता संस्थाएं, नगर निगम है या ये कहना पथ निर्माण, सबका अलग अलग जुरिस्डिक्शन है। अब ये आप जो चर्चा छेड़ रहे हैं ये ट्रिब्यूनल के क्षेत्राधिकार से संबंधित है।
आप महसूस किए होंगे या अपने दैनिक जीवन में देखे होंगे कि ट्रिब्यूनल में केसेस में एक पक्षकार प्रायः गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के ऑफिसर होते हैं, लेकिन कंज्यूमर फोरम में गवर्नमेंट कहीं कोई पक्षकार नहीं होता है प्रायः। अब रेलवे है तो रेलवे में IRCTC है, उसी तरह से बैंक है तो वो सेमी गवर्नमेंट में है। फुल्ली गवर्नमेंट का कोई एजेंसी जो है प्रायः नहीं होता है हम लोगों के यहाँ, लेकिन अन्य सब ट्रिब्यूनल में ये होते हैं और वहाँ पर सहज रूप से गवर्नमेंट एजेंसी है तो सहज रूप से वो अपीयर हो जाता है या उनके जो उच्च अधिकारी हैं उनको कांटेक्ट करने पर, उनकी जानकारी में आने पर उपस्थिति हो जाया करता है। लेकिन कंज्यूमर फोरम में नितांत जो इंडिपेंडेंट पार्टी हैं, अब जितने भी ये इंश्योरेंस कंपनी है तो वो IRDA के माध्यम में, IRDA में रजिस्टर्ड है तो उसके थ्रू हम लोग उनकी उपस्थिति करा सकते हैं सुनिश्चित। उसी प्रकार से जो सम्मानित अब डॉक्टर्स हैं वो शहर के सम्मानित लोग होते हैं तो वो लोग प्रायः सम्मान के अनुपालन में उपस्थित हो जाते हैं। लेकिन कुछ फेक एजेंसी है। अब उदाहरण के लिए ये कहा जा सकता है कि कहीं कोई जालसाजी किया मोबाइल के थ्रू या कोई ऑर्डर प्लेस किया, मंगवा लिया अपने दूसरे व्यक्ति के अकाउंट से, पेमेंट हो रहा है या लोन हो गया, तो उस सब संबंध में जब अपोजिट पार्टी ही फेक है, उसकी कोई जानकारी नहीं है सही तो वो उपस्थित नहीं होते हैं और उनके विरुद्ध दिया गया अवार्ड भी एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है। नहीं, हम ये कह रहे थे कि गवर्नमेंट की से या सेमी गवर्नमेंट की जो संस्थाएं हैं उसकी तो उसका अपना कंपल्सन है, आगे कार्रवाई करने वाला है नहीं करने वाला है। ऑनलाइन सर्विस जिसमें कि आज की दुनिया में हर जगह ऑनलाइन सर्विस, ऑनलाइन मतलब कि परचेजिंग खास करके, और परचेजिंग में भी इस तरह की ठगी खूब होने लगी है जी, दो तरफा होने लगी है। यहाँ कुछ चालाक लोग हैं अदल बदल करके सामान पहन करके अपना वो चालाकी करते हैं और वहाँ भी बड़े पैमाने पर चूँकि खुल गई है तो हमको क्या पता है कौन फर्जी है कौन नहीं फर्जी है। हमने उसके साथ डील किया, उसने कहा कि हाँ भाई हम आपको भेज रहे हैं माल, पार्सल देने वाला आया, पार्सल दे के चला गया, हमने खोला, अब हमको वापस करना है, अब खोज रहे हैं ट्रेस ही नहीं हो रहा है, इसलिए कि वो तो फर्जी देने वाला माल था या घटिया माल बेचने वाले लोग भी आ गए हैं। हर जगह ऐसा होता है। दुकानदार हैं बहुत सारे शहर में, ये दुकानदार हैं शहर में, गांव में, वहाँ हम जा रहे हैं, वहाँ पर चीज़ें खरीद रहे हैं तो जो उस पर प्राइस लिखा हुआ है उस प्राइस से ज़्यादा ले रहे हैं, खास करके रेल में, हवाई जहाज़ के ये क्या ना हवाई अड्डे पर या इस तरह की जगहों पर। क्या है भाई, तो हम हवाई जहाज़ में बेच रहे हैं तो इसको हमको ज़्यादा किराया देना पड़ता है, तो हम इतना ज़्यादा क्यों नहीं बेचेंगे। इस तरह के मामलों में आप लोग ये करते हैं कि नहीं? इस तरह के मामले हम लोगों के यहाँ हवाई जहाज़ या रेल से संबंधित मामले अभी तक आए नहीं हैं। और हवाई जहाज़ से जो संबंधित मामले आते हैं वो है टिकट का कैंसिलेशन हो जाना, सही समय पर रिफंड नहीं मिलना उसका, या किसी का लगेज नहीं मिल सका, ये सब मामले आए हैं। नहीं, जैसे पानी है तो रेलवे की जवाबदेही है कि हमको स्वच्छ शौचालय और स्वच्छ पानी कम से कम प्रोवाइड करे, बैठने का स्थान प्रोवाइड करे। आप पानी बेचते हैं, आप 10 रुपये का पानी 20 रुपये में बेच रहे हैं। हम लोगों के क्या बताया आप, ITCR वाला जो है वो टैग लगा रहता है, नो बिल नो पेमेंट, कोई बिल नहीं देता है। हम लोगों के समक्ष नहीं, हम कह रहे हैं कि लिखता है कि लगा रहता है, पीछे में स्टिकर लगा रहता है, नो बिल नो पेमेंट। पानी वाला 10 रुपये का 20 रुपये लेता है, धरले से सब लोग घूम रहा है, जान रहा है, तो वो कंप्लेन करे तो पानी वाला ट्रेस होगा नहीं, इसलिए कि पानी वाला आदमी जो है वो तो घुस गया है TT साहब को और इसको उसको पटा करके अपना घुस गया, अपना बेच रहा है, बेच के चला गया। तो यह जो मनमानी है, इस मनमानी को रोकने के लिए अब जैसे कि आपको स्टेशंस पे जो ये क्या नाम है गाड़ियाँ खड़ी करते हैं, पार्किंग का जो व्यवस्था है, पार्किंग तो जो घेरा है वही ना पार्किंग है आपका। पार्किंग के बाहर जो गाड़ी लगाया उस पर दौड़ कर उसका कॉलर पकड़ लेते हैं कि पैसा दो उतारने के लिए, यहाँ तुम लगाए ना भाई, ये सब हमारा एरिया है। तो इस तरह के मामले में कंज्यूमर आपके यहाँ जा सकता है कि नहीं जा सकता है? आ सकता है, लेकिन अभी तक हमारे पास अभी ऐसे कोई केस नहीं आया। केस के आवक की संख्या कोरोना के बाद से कुछ बढ़ोतरी हुई है क्या? अभी
प्रत्येक महीने 20 से 30 मामले आ रहे हैं। कोरोना के बाद से मैंने इजाफा अगर कोरोना के बाद ही फंक्शनल हुआ है। इजाफा क्या है उसमें, कुछ इजाफा? कोरोना के बाद ही हुआ है, और जैसे जैसे डिस्पोजल हो रहा है वैसे ही इसकी संख्या बढ़ते जा रही है। मैं यहाँ पर 2022 अक्टूबर से काम कर रहा हूँ, और 2022 में कम संख्या में रजिस्टर हो रहा था। तो कोरोना का लास्ट वाला फेज चल रहा था इसमें। लेकिन 2023 के जुलाई अगस्त से काफ़ी तेज हो गया है, और अब तो इधर आज 5 तारीख है, और 5 तारीख में हमारे यहाँ करीब 12-13 रजिस्टर हो चुके हैं केस इस महीने में। आम तौर पर किस तरह के केस अभी आपके पास आ रहे हैं? आम तौर पर किस तरह के धोखाधड़ी या सेवा नहीं देने के मामले आ रहे हैं? एक तो जो ऑनलाइन परचेज का जो है, वो ऑनलाइन परचेज लोग मुख्य रूप से अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से करते हैं। और क्या मेसो तेसो बहुत सारा है। मुख्य रूप से ये 2 कंपनी का जो रहता है, रिपोर्टेड कही जा सकती है, वो आता है। दूसरा जो तो इसमें क्या कंप्लेन आता है आपके पास? इसमें कंप्लेन आता है कि जो माल ऑर्डर किए वो नहीं पहुंचा, या डिफेक्टेड माल आ गया, लौटाने का कहे तो लौटा नहीं, या लौट के फिर नहीं आया, इस तरह के मामले। ये दोनों कंपनियां आमतौर पर मेरी जानकारी में वो लौटा लेती हैं। मेरी जानकारी में लौटा लेती हैं। 2 बार 3 बार अगर माल ठीक नहीं है 2 बार 3 बार लौटाती हैं, लेकिन जब देख लेती है गड़बड़ी है तो वो खुद कंप्लेन करती हैं। जी, और वो अगर यदि जनरली ये देखा गया है कि उन लोगों को समन किया जाता है, तो वो लोग उसका जवाब देते हैं, और जहां उनकी गलती है वो लोग एडमिट कर लेते हैं और कंपनसेशन पे कर देते हैं। एक्सक्यूशन की क्या स्थिति है जो आम तौर पर जो आप लोग एग्जीक्यूशन का रेट कम है। अच्छा, जैसे बैंक है या इंश्योरेंस जितना इंश्योरेंस कंपनी है, ये लोग एग्जीक्यूट करते हैं। मैंने सरकारी संस्थाओं से जुड़े हुए जो ये सरकारी संस्थाएं कह सकते हैं, निगम या इस तरह की जो अर्ध सरकारी जिसको कह सकते हैं, तो वो सेमी गवर्नमेंट वो लोग एग्जीक्यूट करते हैं। लेकिन प्राइवेट बहुत से लोग जो हैं वो नहीं करते हैं। किस तरह के मामलों में खास करके? अब किसी बिल्डर के विरुद्ध कोई आदेश हुआ है, एग्जीक्यूशन में काफ़ी समय लग रहा है, वो लोग नहीं कर रहे हैं। वारंट इशू हो रहा है तो वारंट एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है, ये सब मामले हैं। तो एक तो मामला ये होता है बिल्डर्स वाले बिल्डिंग में खास करके कि जो एरिया है, एरिया के नापने में गड़बड़ी होती है। कारपेट एरिया कौन सा होगा और ये एरिया कौन सा होगा। दूसरे की आपने कहा कि हमको 2 साल के समय में दे देंगे हम आपको, 2 साल क्या 3 साल बीत गया, 4 साल बीत गया, आप दौड़ा रहे हैं, पूरा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो इस तरह किस तरह के मामले आमतौर पर आते हैं बिल्डर्स के मामले? अभी तो रेरा में जा रहा है। बिल्डर्स का मामला ज़्यादातर रेरा में जा रहा है। हम लोगों के यहाँ भी कुछ केसेस आता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को जो रिस्ट्रिक्शन दे दिया है, तो हम लोगों के यहाँ होता है कि एग्रीमेंट का टर्म ये था और ये सब पूरा नहीं किया। तो रेरा में वो लोग जाता है आमतौर पर? उम्मीद तो ये करते हैं कि जाते हैं लोग। कंज्यूमर, लगभग हर नागरिक कंज्यूमर है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कहीं ना कहीं सेवा के मामले में, खरीदारी के मामले में वह प्रभावित होता है। तो आप जब तक चुप रहेंगे अपने हक की लूट को देखते हुए, तब तक लोग आपको लूटते रहेंगे। इसलिए जो प्राइस टैग लगा हुआ है वो तो एक बार पढ़िए। सेवा के बारे में जो आम तौर पर आप सोचते हैं कि यहाँ जा रहे हैं तो ये हमको मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है, तो आप कंज्यूमर फोरम की सहायता ले सकते हैं। आप नहीं लेंगे तो जो हो रहा है वो होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। इसलिए कि सामने वाला जो है उसके दिमाग में ये बात बैठ जाएगी कि हम ठग सकते हैं, हमारे पास ठगने की काबिलियत है, और ठगाने वाला पार्टी तो हमारे पास है ही। अब आप तय करिए कि आप ठगाने वाला बने रहेंगे या इस ठगी के खिलाफ, सेवा प्रदाता या सामान प्रदाता के खिलाफ आप मामला दर्ज करा करके सस्ते सुविस्ते में आपका जो हक है वो हासिल करेंगे। कानून की बात में आज तो बस इतना ही। अगली बार मिलते हैं, किसी और मुद्दे पर बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।